राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने में है। उदयपुर बार के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं इस समय पे। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे संभाग में हाई कोर्ट बेंच एक मुख्य मुद्दा रहा है। हर बार राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक अपने जो घोषणा पत्र हैं उसमें हाई कोर्ट बेंच को शामिल करती हैं, मगर 7 नवंबर 1982 से शुरू हुआ ये आंदोलन आज 40 साल से ऊपर हो चुका है, मगर आज तक भी उदयपुर को हाई कोर्ट बेंच नहीं मिली है। न्याय के मंदिर में न्याय न मिलना भी एक बहुत बड़ा अपराध है और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड की बात की जाती है। हाई कोर्ट बेंच के लिए जो आंदोलन चला उसमें क्या खामियां रही, क्यों उदयपुर को ये हाई कोर्ट बेंच नहीं मिल सकी? क्या उदयपुर लोगों की इच्छा शक्ति कम थी? क्या ये डिमांड जेन्युइन नहीं थी, या लोगों को राजनीतिक कारण से ये हाई कोर्ट बेंच उदयपुर को नहीं मिली? इन्हीं मूल सवालों का जवाब जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ आज इस डिस्कशन में सारे ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले मेरे दाईं ओर शांतिलाल जी चपलोत साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार के सदस्य हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, मगर विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी इन्होंने विधानसभा में जो व्यवस्था की थी कि हाईकोर्ट बेंच आए मगर वो नहीं आ सकी, उसके क्या कारण रहे, क्यों फेलियर हुआ, वो भी हम इनसे जानेंगे। मेरे साथ जयकृष्ण दवे जी हैं। दवे साहब बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, पत्रकार रहे हैं। पत्रकारिता करने के बाद आप वकालत के क्षेत्र में आए हैं, राजनीति को समझते हैं और कांग्रेस से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को अच्छी तरह से समझते हैं। मगर फिर भी क्या कारण रहा, कांग्रेस सत्ता में रही उसके बाद भी क्यों नहीं मिली हाई कोर्ट बेंच, आपसे जानेंगे। मेरे बाई तरफ रोशनलाल जी जैन है। रोशनलाल जी जैन साहब को मैं 78 से जानता हूँ। इससे पहले इनका जीवन बहुत गरीबी में गुजरा। इनकी अपनी एक राशन की दुकान थी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते वकालत के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, नामी वकील बने और एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था शाह का केस, गृह मंत्री का, उसमें भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे थे। मेरे बाईं और लास्ट में अरुण जी व्यास हैं। ये ट्राइबल लीडर्स से इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। मैं जब अरुण जी से मिला था 83-84 के अंदर, तो मेरी मुलाकात इनसे उदयपुर में नहीं हुई थी, ट्राइबल क्षेत्र में हुई थी। और तब ये मोटरसाइकिल पर ट्राइबल क्षेत्र में घुमा करते थे। हाई कोर्ट बेंच को समझते हैं क्यों, क्या प्रॉब्लम्स है ट्राइबल्स की, उसके लिए कितना आवश्यक है। आप सब पैनलिस्ट का मेरे इसमें स्वागत है। सबसे पहले चपलोत साहब आपसे क्वेश्चन है, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, विधि मंत्री रहे, फिर क्यों हाई कोर्ट बेंच उदयपुर को प्राप्त नहीं हो सकी? यह सत्य है कि 1982 से हमारा आंदोलन चल रहा है और यह भी सत्य है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा और विधि मंत्री भी रहा। 1990 में स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे कहा कि क्या अपन हाई कोर्ट बेंच सर्किट बेंच बना सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, दिनकर लाल जी से बात करो मेरी। और उस समय दिनकर लाल जी मेहता उनके कॉन्फिडेंस में थे, हाई कोर्ट जज थे, वो वहाँ नहीं बिराज रहे थे और मोबाइल की कोई व्यवस्था नहीं थी और आउट ऑफ जयपुर थे, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। उस समय हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ बिराजे हुए थे, उन्होंने बात लीक आउट कर दी यहाँ आकर। उसके बाद वो बात दूसरे दिन अखबार में छप गई, उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये कर दिया। हीरालाल जी कटारिया जी, नाम लीजिए आप, क्योंकि हीरालाल कटारिया जी ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच मिलने वाली है। भैरव सिंह जी ने सिंचन कर दिया, तो तब वो हाईकोर्ट जैसे भी हो वो, और समय से पहले 1957 में भी क्रांति हो गई एक दिन पहले,
तो हमको फेलियर होना पड़ा। 2 दिन बाद होता तो शायद ये नहीं होता। तो उस दिन यदि वो उस समय फिर मुझे भैरव सिंह जी ने कहा आखिर ये बात गई कैसे? मैंने कहा वो श्रीमान जी वहीं बैठे होते हैं, इसलिए वो सारे जोधपुर के एडवोकेट्स और एमएलए सब जानते थे भाई शांति जी उदयपुर के हैं, इसलिए इच्छुक हैं, विधि मंत्री तो कर रहे हैं। तो वो माइनॉरिटी की हमारी गवर्नमेंट थी, 116 की बड़ी मुश्किल से तोड़ जोड़ करके काम चल रहा था। जनता दल अलग हो गया था, इसलिए बड़ी मुश्किल हो गई। उसके बाद निरंतर प्रयास होते रहे पर बाद में सफलता नहीं मिली। दवे साहब, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की मूल विचारधारा से आपका संबंध रहा है, आए उदयपुर बार के अध्यक्ष भी रहे, संभागीय संयोजक रहे। क्या कारण मानते हैं 40 साल के आंदोलन के फेलियर का? क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं चीज। जहाँ तक फेलियर की बात है, अभी तक फेलियर नहीं है, ये अभी एक आंदोलन जारी है सर। 40 साल का समय ये हुई कि 40 साल इसलिए लगे कि उदयपुर के अंदर एक राजनीतिक नेतृत्व का, सबल नेतृत्व का अभाव रहा। 1982 तक जब सुखाड़िया साहब थे तो दुर्भाग्य से यहाँ पर बार एसोसिएशन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा साहब सुखाड़िया साहब यहाँ नहीं आने चाहिए, बार एसोसिएशन में कभी नहीं आएंगे। उस समय कभी किसी ने भी हाईकोर्ट बेंच के लिए मांग नहीं की। शायद उस समय कभी हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाते तो कोई कारण नहीं था कि सुखाड़िया साहब जो इतने प्रभावी थे वो यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, सर्किट बेंच की स्थापना नहीं करते। उसके बाद में जो भी राजनीतिक नेतृत्व आए वो वोट लेते गए, उन्होंने किसी ने भी गंभीरता से इस प्रश्न को नहीं किया। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के अंदर जब तक जोधपुर ग्रुप शासन के अंदर हावी रहा तो नेचुरली एक बात है कि वो गहलोत साहब के गले की हड्डी थी, वो वहाँ के रहने वाले हैं और उनको वहाँ पर लोग रहने नहीं देते। उन्होंने खुद ने जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई और कोई बात हो तो आप बताएं, ये मेरे गले की हड्डी है, मैं वहाँ जाता हूँ तो वो जोधपुर वाले मेरे को पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं कैसे क्या करूँ, मैं धर्म संकट में हूँ। उस समय उसके बाद में गहलोत साहब के बाद में भी जब वसुंधरा जी आए तो हमें उम्मीद थी कि शायद अब वो सत्ता समीकरण बदल गए हैं और जो केंद्र है वो जोधपुर से हट गया है, तो यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सकती है, सर्किट बेंच की स्थापना हो सकती है। पर खेद है कि उन्होंने भी इस बात को तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि यहाँ पर एक हमारी मीटिंग में जब उनका स्वागत किया और हमारे एक साथी ने खड़े होकर के मुझसे पूछा कि भाई हाईकोर्ट बेंच के लिए सर आप क्या कहते हैं, तो मैडम ने कहा कि भाई ये तो जो इंग्लैंड के अंदर परिपाटी है पुराने गीत गाने की वैसे आप गाते रहो। यानी ये था कि वो कोई तवज्जो दे नहीं रहे हैं। अब बिल्कुल परिस्थितियाँ बदल गई है। अब तो ऑनलाइन जब मैंने सुनवाई हो रही है तो हाईकोर्ट बेंच के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो हैं श्री चंद्रचूड़ जी, अगर उनको कहा जाए और अगर करते हैं ऑनलाइन हियरिंग तो सभी जगह हाईकोर्ट बेंच हो जाएगी, कोटा में हो जाएगी, उदयपुर हो जाएगी, बीकानेर हो जाएगी, जहाँ जहाँ भी सुनवाई करनी है सब सुनवाई कर सकते हैं। तो अब तो वो समस्या रही ही नहीं है। दवे साहब एक चीज बताएं, सुखाड़िया जी की बात की, उसके बाद 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने वोट दिए संभाग से, हरिदेव जोशी दिए, शिवचरण माथुर दिए और हीरालाल देवपुरा दिए। ये तीनों मुख्यमंत्री राजस्थान से थे, उधर संभाग से थे और कांग्रेस से थे। उसके बाद भी कांग्रेस क्या इस सवाल से बच सकती है कि हाईकोर्ट बेंच के फेलियर में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है? नहीं, सवाल ये था उस समय कि उस समय पे जो उदयपुर के प्रतिनिधित्व थे वो सबल रूप से ये बात रख नहीं पाए और न उन मुख्यमंत्रियों को संतुष्ट कर पाए कि भाई आप यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करो। उदयपुर संभाग के मुख्यमंत्री इस प्रॉब्लम को नहीं जानते। संभाग की बात नहीं थी, वो बेलवड़ा के थे, बांसवाड़ा के थे और उनका ज्यादा इंटरेस्ट बांसवाड़ा में था। उन्होंने बांसवाड़ा का विकास किया। उदयपुर के लोग अगर उनको संतुष्ट कर पाते, कन्विंस कर पाते तो निश्चित है वो कर लेते। मेरे साथ रोशनलाल जी जैन साहब हैं। रोशनलाल जी जैन साहब का मैंने परिचय आपको दिया ही था पहले कि बहुत अच्छा अधिवक्ता है, लंबे समय से। एक खूबी आपकी और है कि आप एक आप और आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात। रोशनलाल जी जैन साहब मेरे साथ हैं। आपका एक परिचय और भी है जो लोग जानते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय, जो यहाँ के मंत्री रहे हैं, केंद्र में स्टेट में रहे, सांसद रहे हैं, उनके आप समधी जी भी लगते हैं, राजनीति को बहुत गहरे रूप से जानते हैं।
और कई बार इन्होंने राजनीति के अंदर की बातें भी इन्होंने मुझे बताई हैं। तुलसी प्रजापति केस के समय भी इन्होंने बहुत कुछ मुझे हिंट दिए थे जो बाद में जाके सच हुए। रोशन जी, एक बात बताएं, आप बार के अध्यक्ष रहे, क्या फेलियर मानते हैं, क्या कारण रहा? देखिए कि सबसे पहले जैसे मेरे मित्र दवे साहब ने ये कहा, दवे साहब ने कहा कि सुखड़ा जी के समय हमने मांग नहीं की। देखिए, मांग और आवश्यकता में फर्क है। सुखड़ा जी ने कई चीजें बिना मांगे दी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज मांगा नहीं था, हिम्मतनगर की रेल मांगी नहीं थी, उनको लगा कि आवश्यकता है। पर्यटन के लिए नेहरू गार्डन, सुखाड़ा सर्किल, ये जो चीज़ें हैं ना, तो मांग आवश्यक नहीं है। जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसको ये मालूम है कि मेरे क्षेत्र में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो यह जहाँ तक मैं कहता हूँ, मैं सुखड़ा जी का दोष नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके ध्यान में कोई नहीं लाया। यदि लाया होते तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति करता। लेकिन जहाँ तक सवाल बाद का है, मुझे कहते हुए कोई हिच नहीं है कि हमारे भी नेता थे, उन्होंने इस मांग को इतनी तवज्जो नहीं दी। और दूसरी तरफ जैसा मेरे मित्र दवे साहब ने कहा कि साहब यहाँ का जो नेतृत्व था, अरे गुलाब चंद कटारिया साहब थे यहाँ, उन्होंने वो 6 बार यहाँ से MLA बने हैं, मंत्री बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन उस समय केंद्र में हमारे यहाँ से सांसद गिरिजा व्यास थी। हमारा आंदोलन 82 में चालू हुआ, उसके बाद हमारे संभाग से, जैसा आपने कहा कि हरदेव जी बने, हमारे संभाग से शिवचरण जी बने। मैं देवपुरा साहब का तो कार्यकाल 10-15 दिन का था, मैं नहीं मानता हूँ कि उनके समय उस समय आचार संहिता थी, लेकिन हरदेव जी और शिवचरण जी इसी संभाग से आते हैं। सवाल जरूर नहीं उदयपुर का ही हो, उदयपुर प्रॉपर का जरूरी नहीं है, संभाग का कोई भी नेता, 2 मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से रहे हैं, उनकी उदासीनता थी और हमारे कांग्रेसी मित्रों का जोर नहीं था। यदि वो जोर करते तो निश्चित रूप से हो जाती थी। और मेरे जहाँ तक सवाल मेरी पार्टी का है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, जन्मजात हूँ और मरते दम तक रहूँगा। तो मुझे कहने में कोई हिच नहीं है कि उनकी उदासीनता रही है, यदि वो करते तो हो जाता। अब एक बात और आई अभी कि साहब हर संभाग पे अब तो ऑनलाइन सुनवाई हो गई। ऑनलाइन सुनवाई में और व्यक्तिगत सुनवाई में बहुत फर्क पड़ता है। हम वहाँ कह सकते हैं साहब इस फाइल का फला पेज देखिए, फला लाइन देखिए, हम यहाँ ऑनलाइन से कैसे बताएंगे? और ऑनलाइन भी तब होगा जहाँ से फाइल तो तैयार होगी। और मेरा ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ इतना पैसा नहीं है वो पूरी पेपर बुक बना करके वहाँ भेज दे, या मेरे यहाँ का कार्यकर्ता, मेरे यहाँ का जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पक्षकार है, जो मेरी जनता है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि ऑनलाइन वो काम कर सके। ईमेल से चलते मैं जैसा कि विनोद का, मैं एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, मुझे खुद को ईमेल करना नहीं आता तो मेरे पक्षकार को कहाँ से आएगा? तो हाईकोर्ट की बेंच की सख्त आवश्यकता है, गरीब को सस्ता न्याय मिले। जब एक तरफ से राजस्थान की सरकार ने न्याय अपने द्वार पे ये कर लिया, न्याय का विकेंद्रीकरण कर लिया। उदयपुर से मैं कभी कोर्ट नहीं थी, कोटला नहीं थी, कोटला का आदमी यहाँ आता था, कोटला कोर्ट खुल गई। जोधपुर वाले क्यों आंदोलन कर रहे हैं भाई? जब हमने तो कोटला कोर्ट खुली नहीं किया, मावड़ी कोर्ट गई नहीं किया, गोविंदा कोर्ट गई नहीं किया, सलूबर हमारा डीजे गया हमने नहीं किया, मावड़ी हमारा डीजे गया हमने नहीं किया, खेरवड़ा हमारा डीजे गया, हमारे यहाँ से तो न्याय चला गया, हमने तो विरोध नहीं किया। जोधपुर वाले विरोध क्यों करते हैं? और अगर जोधपुर वाले विरोध करते हैं और उनका मुख्यमंत्री कहता था मेरा विरोध है, मेरी सत्ता चली जाएगी, तो आप इस क्षेत्र की जो राजस्थान की 25% पब्लिक जो यहाँ जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला अधिकांश व्यक्ति यहाँ का है, आपको कोई कुर्सी की पड़ी है? क्या होगा? केवल मात्र जोधपुर के वकीलों की कमाई जाएगी? जोधपुर की आम जनता, जोधपुर संभाग की आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा यदि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आती है? तो बार बार ये वो तो कहता इधर आएगी, वो कहता उधर आएगी, और हम लोगों को जो है वो दूर बना रखा है। 40 साल हो गए, 40 साल का आंदोलन कम नहीं होता है। जिस दिन ये आंदोलन चालू हुआ मैं इस बार के अंदर सेक्रेटरी था, ये प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद में मुझे बहुत दुख है कहते हुए कि हम केंद्र में गए, कागज नहीं है, स्टेट में गए, कागज नहीं है। और मैंने मेरे हाथ से कम भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 1000 चिट्ठी लिखी होगी। मैं हाईकोर्ट बेंच एक्शन कमेटी का कार्यालय मंत्री था 10 साल तक। लेकिन मुझे दुख है कि मैं, जसवंत लाल जी मेहता हमारे चेयरमैन थे, मैं एक छोटी बार में भी गया उनके साथ और पूरा संभाग हमारे साथ था। आज हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो साहब ने कहा, मेरी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन शिथिल जरूर पड़ा है।
इन्होंने कहा रोशन जी ने कि शीतल जरूर पड़ा है, मगर एक आदिवासी का दर्द क्या है। आदिवासी क्षेत्र में अरुण जी से ज़्यादा घूमने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। पनरवा से लेकर जो मानगढ़ धाम की यात्रा निकली थी आदिवासियों की, उसमें आप थे। मैंने उनको देखा, आदिवासियों के यहाँ रात बिताते देखा। आज ये आंदोलन आदिवासियों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। 700 किलोमीटर कुशलगढ़ से चलकर जोधपुर जाना और अपनी जमानत कराना उसके लिए मुश्किल है। अरुण जी, मैंने हर्ष मेहता जी जो एडवोकेट है उनके यहाँ किताब देखी थी। हमारे मेवाड़ में हाई कोर्ट थी आज़ादी से पहले, संविधान था मेवाड़ का, मगर इतने आज़ादी के 74-75 साल बाद भी हमारे को नहीं मिल रहा। आदिवासी का क्या दर्द है उसके बारे में बताएं प्लीज। एक मिनट में 20 और बोलूंगा आपको कि इच्छा शक्ति चाहिए नेताओं की। आप देखिए कर्नाटक क्षेत्रफल में हमारे से छोटा है, वहाँ 4 हाईकोर्ट हैं। मैसूर में है, बेंगलोर में है, धारवाड़ में है, और एक कौन सी जगह है? गुलबर्गा में और है। जब उस छोटे स्टेट में अगर 4 हो सकती है, तो राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला स्टेट है, क्षेत्रफल वाला, आप देखिए हमारा बाड़मेर जिला केवल एक जैसलमेर जिला हरियाणा से बड़ा है। 3 हरियाणा आवे तो हमारा एक जिला बनता है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं एक तो इस आंदोलन के आदिवासियों के लिए क्यों आवश्यकता है हाईकोर्ट बेंच, उस पर जो हमारे साथियों ने कुछ बात कही है उसमें भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपनी राजनीतिक जो स्थिति है उसको बचाते हुए बात की है। मैं बहुत ऑनेस्टली इस पर बात करना चाहता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों पक्षों में पूरी देखिए, इस क्षेत्र का आदिवासी जनता को हकीकत जाननी है। पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम है। आज कई घरों के अंदर किवाड़ नहीं है, ठीक है, और सिर्फ वो बाहर जाते तो कांटा लगा के चले जाते हैं। अंदर एक कमरा होता है, उसमें जानवर चोरी के चक्कर में अंदर बंद करते हैं, खुद बाहर सर्दी में सोते हैं। मैं खुद सोया हूँ, बीच में एक लकड़ी लगाकर लठ रोज सर्दी में लाते हैं, रोज शाम को चेताते हैं, सुबह बंद करते हैं, उसके चारों तरफ सोते हैं, दाईं तरफ से गर्म होता है तो फिर बाईं तरफ करते हैं। इस तरह से हमने भी उनके साथ जीवन जिया। वह व्यक्ति आज कहाँ न्याय के लिए जा सकेगा? आज की तारीख में मेरे पास 3 दिन पहले क्या बेल ऑर्डर हुआ है, उसको छुड़ाने आने के लिए जमानती लाने का पैसा नहीं है उसके पास। मैं फोन करता हूं तो कहते साहब जमानती के पैसा हुए तो हटाऊं किराया। यह स्थिति है। न्याय उसी को चाहिए जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, और सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे होता है? जो समाज का सबसे कमजोर होता है। आप और हम भी बलि किसकी करते हैं? बकरी या मुर्गे की करते हैं, किसी ने शेर की बलि की क्या? तो मजबूत व्यक्ति को तो किसी की जरूरत नहीं, वो सब साधन कबाड़ लेगा। सवाल यह है कि कमजोर जो व्यक्ति है सहायता उसकी जरूरत है, और वो इस इलाके में 65% पॉपुलेशन है। आप देखिए क्या तो साधन है। बांसवाड़ा और कुशलगढ़ से यदि कोई जोधपुर जाना चाहे तो 650 किलोमीटर है, और ट्रेन जो है ही नहीं। बांसवाड़ा तो पूरे जिले में ट्रेन का टच ही नहीं होती, डूंगरपुर के एक कोने से निकलती है। और उदयपुर में भी कितनी है, यहाँ से मारवाड़ का जोधपुर का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कैसे जाएगा आदमी बस में? बीमार, वृद्ध, ये परेशानियां है। सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन राइट वायलेशन के जो मामले हैं वो इस ट्राइबल इलाके के। हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ की रिट्स बहुत कम है। हमने कहा हमारे लोगों की औकात नहीं है वहां तक जाने की। यदि आप यहाँ खोल लीजिए पता लग जाएगा कि रोज माइनिंग वाले क्या करते हैं, पलाना क्या करते हैं, पुलिस के कितने एट्रोसिटीज होती है, ये सब ढेर लगा देंगे हम। लेकिन यहाँ तक आने की किराया नहीं है उसके पास। अब एक बात आई थी कि सभी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। किसी भी स्टेट लेवल के किसी भी मैनिफेस्टो में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की आज तक कोई नाम नहीं आया। ये स्थानीय वोट लेने के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लिखते हैं। कोटा वाला कोटा के लिए लिखता है, उदयपुर वाला, ये बेईमानी है, राजनीतिक बेईमानी पूरी, कि यहाँ के लोगों को कोने पे शहद लगाओ और वोट ले लो। दूसरी बात यह है कि हमारे अग्रज ने कहा था, भैरव सिंह जी से बात हुई थी। मेरा ये मानना है कि सरकार में यदि कोई बात होती है तो कोई न कोई कागज होता है। हम उस कागज को आज तक ढूंढ रहे थे, भैरव सिंह जी ने वो कागज कहाँ रखा है? कमरे में बात हो गई हो वो एक अलग बात है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें होती है। ऐसा कोई प्रपोजल आपके समय में न तो भैरव सिंह जी ने रखा, न वसुंधरा जी ने रखा, कोई प्रपोजल नहीं है। मुझे ध्यान है कि विधानसभा में एक बार गुलाब सिंह जी सख्तावर, उन्होंने 23 MLA इकट्ठे करके वहां एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, और एक बार गुलाब सिंह जी ने दिया था जब हम विधानसभा के बाद धरने पे थे।
एक भी बार इन मजबूत लोगों ने मुद्दा बना दिया होता कि ये मेवाड़ के नाक का सवाल है, ये 22, 25, 28 जितनी एमएलए हैं, हम धरने पे बैठे, हाईकोर्ट बेंच दो नहीं तो नहीं उठते, या ये हमारे इस्तीफे सामूहिक रूप से सभी पार्टी वाले, यदि इस मुद्दे पे चले जाते तो हाईकोर्ट आने में कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ नौटंकी करते रहे, ये सब जनता के साथ खेलते रहे, आज तक इन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, सिर्फ बातें करते हैं। वसुंधरा जी ने ये कहा कि हम आएंगे, ये हमारे पूर्व गृह मंत्री कटारिया जी जो 40 साल से उदयपुर का नेतृत्व करते रहे, मुझे पता है कि बनियान में बैठे थे और सभा में आदरणीय दवे साहब भी अध्यक्षता कर रहे थे, मैं संचालन कर रहा था। उन्होंने कहा था हमारी इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को देना पड़ेगा हाईकोर्ट, और ये नहीं देगी तो हमारी सरकार आते ही देंगे। आज वो क्या, ये तो थूक के चाटने वाले लोग हैं, इनका क्या औकात है जनता को ठगी करके जिस तरह से आज तक इनको गुमराह करते रहे। भाई 7 नवंबर 1982 को पहला सम्मेलन हुआ था यहाँ, आज 41 साल हो गए इस नवंबर में। अब एक बात है कि चंद्रचूड़ साहब, वो ऑनलाइन की बात है, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन शादी कैसी होगी, ऑनलाइन समारोह कैसा होगा, ऑनलाइन जीवन कैसा होगा, ठीक वैसा ही हो जाएगा। वो जो एक इसकी जो बात है, बात में बात निकलती है, बात में अंदर और करते करते लाइट चली जाती है। इस इलाकों में मुझे ध्यान है कि बयान हुआ प्रिंट निकालने से पहले उड़ गया, लाइट बंद हो गई, 4 घंटे तक गवाह बैठा रहा। आप किसकी बात कर रहे हो, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप दिल्ली को देख के देश के जो आदिवासी इलाकों के जो ठेठ गांव है उसके बारे में योजना कैसे बना सकते हो? वहाँ की फैक्चुअल कंडीशन क्या है? बाकी जो बात है कि भाई ये 82 से पहले ये मांग के रूप में कहीं उठी नहीं थी, और जब मांग मेच्योर हुई तब तक सशक्त नेतृत्व हमारे खत्म हो गए, और उसके बाद का जो भी है वो सिर्फ टाइम पास करते रहे हैं। और हाँ, इस संभाग का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज आंदोलन चला, और जो भी हमारे नेता रहे, हमारी भी भागीदारी रही, लेकिन जिन्होंने भी दिशा निर्देश दिए, सरकार को आज भी इस आंदोलन से डर लगता है, चाहे किसी की सरकार, ये कभी भी भड़क सकता है। लेकिन हम लोगों का जो संचालन करता है उनकी भी अपनी गलतियां हैं, हम उनको मानते हैं, और ये जरूरत वकीलों की नहीं है। न्याय, मेरा तो साफ कहना है, अस्पताल डॉक्टरों के लिए नहीं खुलता, मरीजों के लिए खुलता है। अरुण जी, आपने बहुत अच्छे से आदिवासियों का दर्द रखा। चपलोत साहब, मुझे ध्यान है कि आप हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे यहाँ पर, और वसुंधरा जी, उससे पहले एक आंदोलन हुआ था तो पूरा शहर बंद हुआ था, और वसुंधरा जी को एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर बंद आंदोलन के अंदर एक ज्ञापन दिया गया था। उस समय क्या स्थिति थी, आप थोड़ा सा बताएं सर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब ने बताया है 1982 के बाद हम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब भी उनसे सर्किट हाउस में मिलने गए। उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया था कि हाँ, इसको विचाराधीन मैं देखता हूँ। उसके बाद हरदेव जी जोशी से मिले, और वहाँ बाहर रेडियो स्टेशन था, वहाँ पर हम गाड़ी पे चढ़ गए और बहुत धूम मची, सभी लोग गए थे, मैं भी था, सारे लोग, सारे एक्सपर्ट्स थे। उसके बाद ये जो मैं 90 में मिनिस्टर बना, तो ये अपनी रिकॉर्ड ये सही कह रहे हैं कि ये बात ही हुई थी। ऑफ द रिकॉर्ड अभी कुछ नहीं, आप कैमरा चल रहा है। वो जो घोषणा वाली बात है ना, नरू सिंह जी, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। हाँ, वो उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए हमने कॉपी मांगी, कहीं कोई ऐसे नहीं, एक भी नोट शीट नहीं है। ये बात हमारी आपस में हुई, और वो उसमें यदि उस दिन दिनकर लाल जी मिल जाते तो जरूर वो करते, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्राइबल में यदि कोई घूमे तो सुखाड़े जी घूमे हैं, हरदेव जी घूमे, या भैरव सिंह जी शेखावती घूमे, उनको ट्राइबल का ध्यान है, और मुझे खुद को भी ध्यान है। गुलाब जी भी 1 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल पर घूमे। मैं भी स्वयं भी बहुत ट्राइबल के साथ रहा हूँ, रात भर अंगीठी जला करके या मोटे मोटे लठ जला करके ही वो सो रहते हैं, 60, 70 लोग। ये सन 78 की बात है, तो उनका दर्द हमको पता है, और उस दर्द को हमारे मन में है, और हम अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी, मैं उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब इस प्रकार की स्थिति आई, मैंने अगेन एंड अगेन उसको उठाया विधानसभा में। 2003 से 2008 के बीच में आप मेरे सारा प्रोसीडिंग देख सकते हैं। वसुंधरा जी आई तो वसुंधरा जी ने कहा हाँ मैं चाहती हूँ। फिर आमरण अनशन भी किया हमने इस मई में, और मई में जब आमरण अनशन से किया तो उन्होंने कहा कि इनको उठाओ तो मैं बात करूँगी। तो हम सब
अरुण जी भी थे, मैं भी था, आप सब जने जो हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए और जयपुर में बात भी की। उन्होंने भी लॉ मिनिस्टर उस समय राणावत थे, हमारा पाली के इसके पुष्पेंद्र जी राणावत, उन्होंने भी सारी बात मेरे लॉ सेक्रेटरी भी बैठे हैं, सारे चीफ सेक्रेटरी भी बैठे, सारे डीजी भी बैठा, सब बैठे, और वो सरकार बाद में आई नहीं, रिपीट ही नहीं हुई, और वो जब आचार संहिता लग गई कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद वापस गहलोत साहब आए तो हम वापस गए स्वीट हाउस, हम सब लोग, सभी पार्टियों के लोग। गहलोत साहब ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं वहाँ के बाहर का सदस्य हूँ। जी आप कितने कहो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, आप मेरे को कहे जाओ हम जयपुर गए तो भी यही कहा, यहाँ गए तो भी यही कहा, मैं आपकी बात जायज है, मैं मानता हूँ, पर मैं जोधपुर का हूँ, मेरे वकील सब मेरे माता बच्चे करेंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। अभी वापस हम दिल्ली गए, आदरणीय अरुण जी भी थे हमारे सब, आज वो नहीं है हमारे अध्यक्ष महोदय भी, वो सब गए हम दिल्ली, तो उन्होंने सर ये जो भूख हड़ताल पे क्यों आपने एकदम से बंद की थी भूख हड़ताल, क्या कारण क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ आएंगे तो बात करूंगी। किसने कहा था? वसुंधरा जी। वसुंधरा जी। अच्छा दवे साहब एक बात बताएं कि वीरप्पा मोइली का एक पत्र मैंने हर्ष मेहता जी और ननवाड़ा जी के यहाँ देखा था। वीरप्पा मोइली, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो कांग्रेस के टाइम पे वीरप्पा मोइली ने जो पत्र लिखा था उसको उस समय बहुत ही अच्छी स्थिति बनी थी। गिरिजा जी व्यास साहब थे, रघुवीर जी मीणा थे, वीरप्पा मोइली साहब ने कहा कि आई एम इंटरेस्टेड इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। मैं कुछ चाहता हूँ कि साउथ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बेंच की स्थापना हो, एंड वेरी गुड प्रपोजल ब्रॉट। और उसी समय उन्होंने स्टैन को बुला करके डिक्टेशन दिया और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा कि भाई आप इस संबंध के अंदर अपने मेरे को राय प्रकट देवे। उस समय कुछ राजनीति ऐसी चली कि जोधपुर के वकीलों ने, जहां पर चीफ जस्टिस का प्रोग्राम था, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का प्रोग्राम था जोधपुर में, तो उन्होंने क्या कि हम इसका विरोध करेंगे, काले झंडे बताएंगे, अगर ये चीफ जस्टिस यहाँ से लिख के नहीं भेजेंगे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना वहां उदयपुर नहीं करनी। उस दबाव में चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने वहां पर लिखकर भेज दिया कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण से वो खटाई में रुक गया। उसके बाद वीरप्पा मोइली जी चीफ जस्टिस ने मना किया है, रिपोर्ट भेजी थी सीजेआर ने, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने रिपोर्ट भेजी नहीं, वापिस वही जोधपुर जो वकील थे वो उनके ऊपर हावी हो गए। इस कारण से वो, बाकी वीरप्पा मोइली साहब निश्चित रूप से उनका 100% विचार था कि उदयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना की जाए। सर रोशन जी एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान ने मना किया कि यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्या सच है इसका पीछे? ऐसा है कि मैं जब वीरप्पा मोइली जी ने, हम लोग मिलने के लिए गए थे, मैं दवे साहब, प्रकाश पानेरी और एक और कौन थे, हम 4 जने पहले गए थे, और सीपी अपने जोशी जी नाथद्वार वाले हैं, वो मिनिस्टर थे, उन्होंने मोइली साहब से टाइम लिया। दूसरे दिन रघुवीर मीणा और सीपी साहब तो नहीं आए थे, हम गए थे, तो वीरप्पा मोइली जी ने, उस समय 17-18 लोग थे, मतलब सब आगे थे, 18 लोग थे। वीरप्पा मोइली जी ने हमको बहुत अच्छी तरह से हमारे को सुना और हम उस दर्द को समझा, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो दोनों को लिखी, चीफ जस्टिस राजस्थान को भी लिखी और मिस्टर अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने अशोक जी गहलोत को भी लिखी, दोनों को चिट्ठी लिखी थी। मगर आज तक तो मिली नहीं है ना। इसके पीछे अभी जो रिसेंटली आप अर्जुन राम जी मेघवाल के यहाँ गए थे, अरुण जी आपको भी माता है अर्जुन राम मेघवाल के यहाँ देखा? हाँ, अर्जुन राम जी मेघवाल के यहाँ हम लोग गए थे। उस समय इशू ही आया था कि उन्होंने बीकानेर में ये घोषणा की थी कि वहाँ वर्चुअल हाईकोर्ट स्थापित हो रही है जी। हमने कहा भाई सबसे पहले हमारी मांग थी, हमारी मांग हाईकोर्ट बेंच की है, वर्चुअल की मांग नहीं है। पर वर्चुअल भी यदि शुरू हो तो पहला हक हमारा बनता है, हमको छोड़कर बीकानेर नहीं की जाए। बीकानेर में करने में हमारा कोई इतराज नहीं था, हम तो कह रहे हैं हाईकोर्ट भी वहां होती है, हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है वो दूसरी जगह के बारे में मना नहीं कर सकता। प्रिंसिपली बहुत ईमानदार है हम लोग। तो उनको यही कहने गए थे कि आपने ये कैसे घोषणा कर दिया अकेले के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी होगी, उनकी बात बहुत साफ साफ है, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने राजनीतिक रंग के उन्होंने बेईमानी की, गलत मैसेज दिए। और उससे भी आगे एक बात और मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, वहां ये बात हुई कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विचार है, अभी उड़ीसा में 10 जगह शुरू किए एज ए पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंस है उसके साथ हम सब जगह करेंगे। तो जब भी करेंगे 10 जगह और करेंगे, जिसमें राजस्थान की 3 जगह है,
उदयपुर, बीकानेर और कोटा, तीनों की एक साथ करेंगे। और हम तो यहाँ से प्रस्ताव बना के चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं, वो करेंगे। इस सरकार का कुछ नहीं था, लेकिन मुझे ताजुब है कि ये 24 तारीख की बात है। 25 तारीख सुबह यहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री मिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रविंद्र श्रीमाली वगैरह सब खड़े थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आदेश हो गए हैं वर्चुअल हाईकोर्ट के और शुरू भी हो गई है। मैं ऐसे आदमी की निंदा करता हूँ, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कौन सा आदेश, आज तक उस आदेश की बात बता दे। जी ये इस तरह झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं, या तो उनको पता नहीं कि क्या है, सिर्फ अखबारों पे कोई चीज आती है उसके आधार पर केंद्रीय मंत्री बोल ले, और या फिर वो अपनी जिम्मेदारी ले और वापस माफी मांगे। अभी हमने चारों से डिस्कशन किया, उन्होंने अपने बारे में स्थिति बताई। अब मैं लास्ट में 2 क्वेश्चन सिर्फ 1-1 मिनट का इनसे पूछूंगा सबसे, और सबसे सिर्फ कॉमन ही क्वेश्चन होगा कि 40 साल के अंदर एक पीढ़ी निकल जाती है, फेलियर के क्या कारण से? चपलो साहब आप बताएं 1 मिनट। फेलियर का कारण स्पष्ट है कि हमारा नेतृत्व, हम लोग कमजोर हैं, सीधी सी बात है। और ये गरीबों का दर्द हम समझ नहीं पा रहे हैं, और समझ पाए होते तो केंद्र सरकार और राष्ट्र सरकार उसमें ध्यान देती। सर आप क्या कहेंगे? जनता का अंकुश भी कमजोर है। जब तक जनता नहीं जागेगी, जनता संघर्ष में साथ में नहीं आएगी, तब तक काम नहीं होगा। आज जयपुर के अंदर जब हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हुई है, तो आप देखिए जयपुर के अंदर जनता ने जहां पर लाठियां खाई है, धरने दिए, प्रदर्शन किए, पूरे जयपुर बंद रखे कई वर्षों तक, और जनता ने सब उनके प्रतिनिधियों को कह दिया कि अगर आप हमारे साथ नहीं है और ये नहीं करते तो हम आपको वोट नहीं देंगे। काश कि यहाँ की जनता का किसी भी एक प्रतिनिधि को ये कह दे कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना अगर नहीं होती है तो हम तुम्हारे को वोट नहीं देंगे। देखिए वो घोड़ा कैसे काम नहीं करता है। आप बताएं क्या कारण है? 1 मिनट में मैंने जैसे कहा ना कि नेतृत्व प्रभावी नहीं है, और हर बार हम चले जा रहे हैं, और जैसा कि मेरे मित्र अरुण जी ने भी कहा कि किसी भी पार्टी ने, मैं भी किसी पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं और पदों पर रहा हूं, कहते हुए कोई हिच नहीं कि किसी भी पार्टी ने अपने स्टेट लेवल के जो घोषणा पत्र निकाला उसमें उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए कोई मांग नहीं रखी, और हमारे साथ चल हुआ है। अरुण जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ, राजनीतिक, देखिए ये पॉलिसी मैटर है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक नेतृत्व के बिना कभी पूरा नहीं होता है। और हमारे यहाँ के लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी रही नहीं है, और हमेशा छल करते रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि भूख हड़ताल वाला जो हमारा अनुभव था, हालांकि हम उसके पक्ष में नहीं थे, हम उसके साथ थे, क्योंकि हमको पता है कि ये छल होगा। वो बहुत एक गलत अनुभव था, और हमारे लोग भी जो है वो उनके छल को समझ नहीं पाए, जबकि बरसों से उनके छल के साथ ही रहते आए, और उससे आंदोलन को बड़ा नुकसान हुआ है। और अब भी इस आंदोलन को अब उठाना एक बहुत मुश्किल काम है। कोशिश की है, पर नए सिरे से इस बात को गढ़ना पड़ेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन आप सबसे, कि अब वर्चुअल बेंच की बात हो रही है, हाईकोर्ट बेंच की जो 40 साल का जो आंदोलन है वो एक नेपथ्य में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या हाईकोर्ट बेंच चाहिए या वर्चुअल बेंच? क्योंकि दोनों की पॉजिटिव है, दोनों के नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले चपलो साहब आप क्या कहेंगे? हाईकोर्ट बेंच चाहिए। हाईकोर्ट बेंच चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ कौन लिखेगा इसका? कागज पाना तो ला नहीं सकते बेचारे गरीब। जी सर, उनके बुक कौन बनाएगा? दवे साहब आप क्या कहते हैं? वेल स्टार्ट इज हाफ टर्न। भारतीय भूत की लंगोट सही, अगर वर्चुअल बेंच भी स्थापित हो जाती है तो सर्किट बेंच भी आ जाएगी, पर एक बार शुरू तो हो। जी जनता, मैं तो उन दोनों से सहमत हूँ कि हमारे हाईकोर्ट बेंच पूरी बेंच होनी चाहिए जी, ताकि छोटे से छोटा वकील, आज हम छोटे काम के लिए जहाँ पूरे 5 साल मुकदमा लड़के जितने फीस लेते हैं वो छोटे से काम के लिए इतना रुपया लाइए। जोधपुर में इतनी पैसे लेते हैं कि हमारा आदमी नहीं दे सकता। इसलिए हमको तो यहाँ हाईकोर्ट बेंच चाहिए, और वापस नए सिरे से हमको इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। और किसी भी दल की सरकार आए, मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी आवे, दूसरे चाहते हैं उनकी पार्टी आवे, जिस दल की सरकार आएगी, मेरे पास वोट तो पेटी में बंद है, मैं नहीं कह सकता हूँ किसकी आवे, लेकिन हमारे को एज ए एडवोकेट और एज ए उदयपुर के नागरिक, इस संभाग के नागरिक होने के नाते हमको पुनः मजबूती से खड़ा होकर के इस आंदोलन को हमको तैयार करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको हाईकोर्ट की बेंच लानी पड़ेगी। दोनों में से कौन सी, बेंच या वर्चुअल बेंच? मैं तो चाहता हूँ पूरी की पूरी बेंच नहीं हो तो वर्चुअल में क्या करेंगे? मेरे जैसा आदमी, मैंने कहा मैं ईमेल करना नहीं जानता हूँ, मैं क्या वर्चुअल करूंगा? अब मेरा अनुभव जरूर है, पर मेरे को और टाइप करना नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? हमको बेंच चाहिए। देखिए, आंदोलन बेंच का है
और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो प्रत्यक्ष बेंच है उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। जी। लेकिन शहीद भगत सिंह ने कहा है कि 100 रुपए की मांग पर यदि आंदोलन शुरू कर 1 रुपया मिलता है उसको जेब में रख के उसकी ताकत से 99 रुपए की लड़ाई को फिर शुरू कर दिया जाए। भगत सिंह के बिल्कुल, ये उनका कोटेशन है जी 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 कि 99 एक रुपए की जेब में रख के उसकी ताकत से 99 की लड़ाई को फिर शुरू कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली हमारी जो मांग है वो बेंच की है और बेंच की चाहिए। अभी हम काफी समय से राकेश मोगरा जी से ट्राई कर रहे थे मिलने के लिए, राकेश मोगरा जी का फोन नहीं उठा। राकेश मोगरा जी यहाँ आ चुके हैं तो हम उनसे भी जानेंगे, जो वर्तमान बार के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, आप बताएं कि अभी जो आंदोलन की स्थिति है उसमें अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल बेंच की बात कही है, आप क्या कहेंगे? वर्चुअल बेंच होनी चाहिए या बार की अपनी जो 40 साल की लड़ाई है बेंच की वो लड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना आंदोलन है, और जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आती है तब तक वर्चुअल बेंच के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए अगर एक बार उसका रास्ता तो खुले, जब वर्चुअल बेंच आएगी तो हाईकोर्ट का रास्ता भी खुल जाएगा। और अभी जैसे दिल्ली गए थे तो पहले बीकानेर में घोषणा की बात सुनी, वहाँ पे उदयपुर से सारे हमारे जो प्रतिनिधि मंडल, मैं भी उनके साथ गया था। तो हाईकोर्ट बेंच के लिए, वर्चुअल के लिए अर्जुन राम जी मेघवाल ने आश्वासन यही दिया था कि ये जो वर्चुअल बेंच है वो उदयपुर, कोटा और बीकानेर एक साथ चालू होगी। ये उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया था, हमें बताया गया था। अब मोगरा जी 40 साल के फेलियर के क्या कारण मानते हैं आप? फेलियर के कारण तो अधिवक्ता हमेशा ही लामबंद रहा है हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन में, हमेशा करो और मरो की नीति में ही रहा है। राजनीतिक उदासीनता भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो भी पार्टी आती है वो बात तो करती है कि हाईकोर्ट बेंच का समर्थन करेंगे, सत्ता में आते ही वो थोड़ा शिथिल हो जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। मैं अधिवक्ता हित की बात करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अधिवक्ता हित में जो पार्टी, जो भी बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, जो अधिवक्ता हित की बात करता है, हाईकोर्ट बेंच की बात करता है, तो पूरा अधिवक्ता समुदाय उसके साथ रहेगा। लास्ट में 1 मिनट में बताएं कि आगामी रणनीति बार की क्या है हाईकोर्ट बेंच को लेकर? हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है वो कंटिन्यू चल रहा है। हमारे जो संभाग में मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट जो संघर्ष समिति बनी हुई है, हम उनके मार्गदर्शन में बार एसोसिएशन भी काम करती है, और जैसा वो निर्देश देंगे उस हिसाब से हम काम करने के लिए तैयार है। उसके लिए जीना पड़े, मरना पड़े, तन मन और धन से हम सब बार एसोसिएशन सारा हाईकोर्ट बेंच आंदोलन में पक्षधर है उसको लाने के लिए, और संघर्षरत है। जी, ये थी हाईकोर्ट बेंच को लेकर के हाईकोर्ट बेंच को लेकर के जो स्थिति अभी उदयपुर बार में चल रही है। 40 साल के आंदोलन के फेलियर के क्या कारण रहे, राजनीतिक नेतृत्व की क्या क्या कमियां रही, हमने जानी है, और राकेश मोगरा जी ने आगे के लिए बताया है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, चपलोत साहब, दवे साहब, जैन साहब, व्यास साहब और राकेश मोगरा जी, आप सब इस चर्चा में शामिल हुए। अब उदयपुर की जनता को विधानसभा चुनाव के समय जो एक मुख्य मुद्दा है हाईकोर्ट बेंच आंदोलन, इस बात को ध्यान रखना है, इनकी बातें आपको ध्यान में रखनी है और उसी के आधार पर मतदान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।